ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमने लास्ट क्लास में नवंबर 2020 वेरिएंस 12 किया था, राइट? आज हम करेंगे नवंबर 2020 वेरिएंस 11। बहुत गौर से सुनिएगा बात। ये जो नवंबर 2020 वेरिएंस 11 है, इसमें तकरीबन 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि वेरिएंस 12 के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन तकरीबन 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीटेड नहीं है और न्यू क्वेश्चंस हैं। क्योंकि 30 क्वेश्चंस न्यू हैं, इसलिए मैं इस पेपर को या इस वेरिएंस को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बेटे? अगेन, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जो एमसीक्यू का पेपर होता है वो पेपर 1 होता है, 1 आवर का पेपर होता है। आपके पास वेरिएंस 12 आएगा, लेकिन प्रैक्टिस आप 11 और 12 दोनों की करेंगे। ठीक है? क्योंकि 11 और 12 में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि 10 क्वेश्चन सेम होते हैं दोनों वेरिएंस में, बाकी सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक? इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, आपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। इसके टोटल मार्क्स 40 होंगे। ऑलराइट, ठीक है? और आप जहन में रखिएगा कि जब पेपर 1 देते हैं तो पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच होकर मिलता है, तो आप उसमें पीरियोडिक टेबल को रेफर कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। A student needs to measure 17.6 cm cube of hydrochloric acid. The student has access to the apparatus commonly found in a school laboratory. Which piece of equipment should be used to measure 17.6 cm cube of hydrochloric acid? आप सब जानते हैं कि पिपेट जो है वो रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि पिपेट के ऊपर ग्रेजुएशन नहीं होती है, लिहाजा आप 17.6 cm क्यूब को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है? जाहिर सी बात है, आप गैस सिरिंज भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगी, बिकॉज HCl जो है वो आपके पास एक्वस होता है, लिक्विड होता है। गैस सिरिंज में सिर्फ गैस कलेक्ट हो सकती है, विच इज वाई बी इज इनकरेक्ट। अब कंपटीशन है A और C, क्योंकि इन दोनों के थ्रू मैं 17.6 सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर सकता हूं। हम सब जानते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर का डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्यूरेट, लिहाजा मेजरिंग सिलेंडर से जब 17.6 सेंटीमीटर क्यूब आप लेंगे तो वो इतना ज्यादा एक्यूरेट वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया जाएगा जितना ज्यादा एक्यूरेट वॉल्यूम ब्यूरेट से मिलेगा, विच इज वाई ए इज द राइट आंसर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। When calcium carbonate is added to dilute hydrochloric acid, carbon dioxide gas is released. 3 set of apparatus are shown. आपको पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है? राइट, तो अगर वाटर सॉल्युबल होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगी। जब डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में तो मैं मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मेजर नहीं कर सकूंगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए ऑब्वियसली गैस का कलेक्शन जरूरी है। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, लेकिन फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर डिक्रीज इन मास आ जाएगा और डिक्रीज इन मास के थ्रू मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकता हूं। और इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, इसके थ्रू भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकता हूं। तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, विच इज वाई ब्रावो इज द राइट आंसर। ठीक? क्वेश्चन नंबर 3। Some substances may be separated using paper chromatography. The diagram shows the results of running two mixtures in a suitable solvent. Which spot has an RF value of 0.37? ये आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट है, ये आपके पास स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है जनाब? अब आपने करना ये है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट मेजर करना है स्केल से। ठीक है? स्केल से मेजर करना है।
ये आप मेजर करेंगे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसमें कोई स्केल का भी होगा चक्करबाजी, लेकिन ये कि मैं 1 मिनट दीजिए, मैं जरा स्केल निकाल लूं। ये चीज तो आप लोग मुझे सॉल्व करके दें। ओके, सो बेटा ये हो जाएगा आपके पास तकरीबन 1 2 3 4 5.5 है ये बेटा। हाँ, 5.5 सेंटीमीटर। अब जरा देखिएगा, मैं सबसे पहले ए के लिए आर एफ की वैल्यू निकालूंगा। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, ये देख लेते हैं यहां से यहां तक। ये हो जाएगा बेटा आपके पास, बेटा ये रफली मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 5.5। आप लोग टैली कर लीजिएगा प्लीज अपने पास, क्योंकि मैं यहाँ स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो चीजें क्लियर नहीं है ज्यादा। ठीक है, यहां से यहां तक देख लेते हैं और अब इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, तो ये हो जाएगा आर एफ बी, ये हो जाएगा 2.0 डिवाइडेड बाय 5.5। तो अब जरा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कहां पर 0.37 की वैल्यू आ रही है। 1.4 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ए में तो नहीं आ रही। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास 0.254, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया आपके पास। अब 2.0 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये आ रही है बेटा वैल्यू आपके पास 0.36, तो इसका मतलब ये क्लोज वैल्यू है 0.37 से, एंड दैट्स योर राइट आंसर। सो ब्रावो इज द राइट आंसर। समझ आ रही है बात आपको, किस तरह से आपने करना है काम? ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम क्रूड ऑयल is separated into useful fractions by fractional distillation. The position at which fraction x and y are collected from the fractionating column are shown. Which statement is correct? आप सब जानते हैं कि यहाँ लो टेम्परेचर होता है और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, सो द टेम्परेचर इंक्रीजेस अप द कॉलम, गलत हो गया ये। x condenses at a lower temperature than y, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि x का टेम्परेचर कम होगा तो वो आसानी से लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो रहा होगा, तो कंडेंस हो रहा होगा। सही है, तो बी इज द राइट आंसर, दैट्स ट्रू। और सी क्यों गलत है? बिकॉज x का बॉइलिंग पॉइंट y से कम होगा, यहाँ उन्होंने ज्यादा लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं x हैज अ लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल देन y, गलत। लॉन्गर चेन इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि इस डायरेक्शन में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सॉरी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसी डायरेक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी कम होते हैं। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में बस ये काफी है। ठीक है, ये टेम्परेचर इस डायरेक्शन में जो है वो कम होगा। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। 5, compound X is a crystalline solid at room temperature and pressure. An aqueous solution of X is tested as shown.
ठीक है, ये बेरियम नाइट्रेट है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, नो विजिबल चेंज। अगर कोई विजिबल चेंज नहीं है तो इसका मतलब सल्फेट आइंस तो नहीं है, क्योंकि बेरियम नाइट्रेट जब आप यूज करते हैं तो सल्फेट आइन का पॉजिटिव टेस्ट आता है। इफ देयर इज नो विजिबल रिजल्ट, इसका मतलब सल्फेट आइंस एब्सेंट, इसका मतलब सल्फेट आइंस एब्सेंट। आगे चलते हैं, एड एक्वस अमोनिया व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस। ओके, अच्छा अब जरा देखिएगा वन बाय वन। ए रॉन्ग, इसलिए क्योंकि अमोनियम सॉल्ट जब आप यूज करते हैं, देखें गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। ऑप्शन है रॉन्ग, किस लिए? क्योंकि जब कार्बोनेट होगा और वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फिजिंग या एफरवेसेंस मिलेंगी जो कि नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये कार्बोनेट नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ए गलत। आगे चलें, बी भी गलत, क्योंकि जब सल्फेट आइंस बेरियम नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देता है, वो कह रहा है नो विजिबल चेंज, तो इसका मतलब सल्फेट भी गलत है। ठीक है, राइट। सी भी गलत, इसलिए क्योंकि कैल्शियम आयंस अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करते। राइट, कैल्शियम आयंस अमोनिया के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं देते, नहीं देते। अगर आपको सॉल्ट एनालिसिस याद हो, इसका मतलब ये भी गलत। तो जब ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। अब डी क्यों सही है? इसलिए क्योंकि ये एक्वस अमोनिया जो है जिंक आयंस के साथ जब रिएक्शन करता है व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाता है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स सॉल्युबल इन एक्सेस एक्वस अमोनिया होते हैं। ठीक है, सर व्हाट अबाउट क्लोराइड आयंस? बेटा जब ये क्लोराइड बेरियम नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो बेरियम क्लोराइड बनाएगा, बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, इसलिए इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, when aqueous sodium hydroxide is added to a solution, a white precipitate forms which dissolves when excess sodium hydroxide is added. Which ion could be present in the solution? तो देखिए, सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहा है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो रहे हैं एक्सेस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो भाई कौन सा आयन होगा आपके पास? ऑब्वियसली बेटा आपके पास सोडियम आयन तो हो नहीं सकता, कॉपर भी नहीं हो सकता क्योंकि कलर्ड सोल्यूशन देता है। तो ऑब्वियसली बेटा आपके पास आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम आयन जो है वो NaOH से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। सॉल्ट एनालिसिस पूरी याद होनी चाहिए। और फिर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाते हैं इन एक्वस NaOH एक्सेस में। ठीक है, why does a balloon full of helium gas become smaller as the temperature changes from 30 degrees Celsius to 10 degrees Celsius? So बेटा आप सब जानते हैं कि जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो जाहिर सी बात है उनकी रैंडम मोशन भी कम होगी। जब रैंडम मोशन कम होगी तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी कम होगा। चलें पढ़ते हैं वन बाय वन। द गैस कंडेंसेस टू लिक्विड एंड सो टेक्स अप लेस स्पेस। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी उससे लिंक नहीं हो रही है। फिर द गैस पार्टिकल्स बिकम स्मॉलर। नहीं, गैस पार्टिकल स्मॉलर नहीं होते, स्लोअर होते हैं। ठीक है, तो गलत हो गया, स्लो हो जाते हैं, स्मॉलर नहीं होते। द गैस पार्टिकल डिफ्यूजेस थ्रू द बैलून एंड एस्केप। नहीं जी, बलून से तो नहीं स्केप कर रहा वो, तो विच इज वाई डी इज द राइट आंसर। देखें डी में क्या लिखा हुआ है, द गैस पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देते हैं दिस इज कॉज
reducing the temperature. Decreases the kinetic. Question number 8. The diagram of an ion is shown. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त हैं और ये प्लस चार्ज. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11. वो कह रहे हैं व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस आयन. देखो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11 होंगे. सही है ना? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 थे तो टोटल प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? इलेवन. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपके पास? सी. ये बहुत ट्रिकी है, आसान नहीं था. देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स तो दिखाए में, और दिस चार्ज मींस कि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है. इसका मतलब इनिशियली टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 10, सॉरी 11. तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा फिर उसके हिसाब से? 11. अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11, व्हिच इज व्हाई सी इज द राइट आंसर. The circuit diagram shows an experimental using a rod of copper and a rod of graphite. ठीक है, ये rod of copper है और ये rod of graphite है. वो कह रहे हैं when the switch is closed, the bulb lights because an electric current flows through the copper and the graphite. ठीक है, which particle move through these two solids? देखें copper is a metal. metal में हमेशा क्या होते हैं? metal में हमेशा क्या होते हैं? sea of electron. ठीक है, और कॉपर आयन तो नहीं होगा इसमें क्योंकि कॉपर मेटल है, कॉपर की रॉड है, तो कॉपर आयन नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है वो लाइट करेगा. ग्रेफाइट में आयन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन आयन्स नहीं होंगे. ठीक है ना? तो कॉपर आयन्स नहीं होंगे, कार्बन आयन्स नहीं होंगे, लेकिन दोनों में किस किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी या बल्ब लाइट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच इज व्हाई बी इज द राइट आंसर. ठीक, और याद रखिएगा सॉलिड कह रहा है, इसलिए आयंस नहीं हो सकते. ठीक है, याद रखिएगा सॉलिड कह रहा है इसलिए आयंस नहीं हो सकते. क्वेश्चन नंबर 10. Which material has the highest melting point? भाई मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी. तो स्ट्रांग बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसकी है बेटा? आयनिक बॉन्डिंग. तो इन दोनों में जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, और इसमें आयोनिक बॉन्डिंग है. इसका मतलब सी इज द राइट आंसर. उसके बाद है आपके पास विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, और कैटायन और एनायन को मैंने हम और क्या कह सकते हैं? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. अलर्ट रहना बहुत. The diagram shows the covalent bond in an organic compound. The total number of electron in one molecule of compound is this. The total number of electron in the bond in one molecule of this compound is this. Which number correctly completes gap X and Y? भैया सबसे पहली तो बात ये कि आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स देख लीजिए कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7. सही है, 7 बॉन्ड्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? देखो वन बॉन्ड मैंने आपको बुक आप नोट्स में लिखवाया है कि वन बॉन्ड हमेशा किसके इक्वल होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के. आप चेक करना, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको स्टेटमेंट. तो अगर आपके पास 7 बॉन्ड्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स 14 हो गए बॉन्ड्स में. ठीक है, अब वो कह रहे हैं मॉलिक्यूल में कितने हैं. तो भाई मसला ये है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसमें कितने कार्बन एटम है? 2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे कार्बन के? 12. हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. हाइड्रोजन आपके पास 6 है तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18.
तो 18 एंड 14 का कॉम्बिनेशन देख लीजिए कहां पर है, डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दो मुख्तलिफ चीजें थी, वन मॉलिक्यूल में कितने हैं और बॉन्ड्स में कितने हैं। ठीक है, ये दो चीजें हैं। जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर लेंगे, उससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, और जब बॉन्ड्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, which contain the greatest mass of oxygen। ग्रेटेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए तो बेटा वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। तो 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, 1 by 1 सब, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। इसको क्या कहते हैं बेटा हम, ट्रायल एंड एरर, यानी 1 by 1 सारी ऑप्शंस को चेक करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि आंसर क्या है। तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। अल्लाहु अकबर। सो बेटा ये 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, तो हम इसमें अच्छा देखिएगा जरा, ये है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। इस एल्यूमिनियम नाइट्रेट में एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, राइट। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर बेटा, 6 है ना। अगर आप नोट करें देखें, ये 6 लिखा हुआ है, ये 3 है और ये भी 3 है, तो 9 मेरे ख्याल से है। ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 9। 9 ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर ये 1 मोल है और ये 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 1:9 का रेशियो। अगर ये 0.2 मोल है तो बताइए ये कितना होगा। तो 0.2 इंटू 9 हो जाएगा 1.8। 1.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 16 से, तो मास आ जाएगा आपके पास, दैट इज 28.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जनाब। यहां पर ये ऑप्शन ए था आपका। अब ऑप्शन बी देखिए, आपके पास K2SO4 है, उसमें 4 ऑक्सीजन एटम है, तो ये 1:4 का रेशियो है। ठीक है, तो अगर ये 0.3 है तो बताइए ये कितना होगा। तो 0.3 इंटू 4 ये हो जाएगा 1.2, और 1.2 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 19.2। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन बी हो गया। सिमिलरली ऑप्शन सी को देखिए, NaNO3, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 1:3 का रेशियो है ये। सही है। सो अगर आपके पास 0.4 है तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 1.2, और अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 16 गोइंग टू बी 19.2। सही है, ये आपका सी हो गया। डी भी देख लीजिए, यहां पर कर देता हूं मैं, जगह नहीं है मेरे पास। MgCO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 3। ये 1 मोल है, ये 3 है। अगर ये 0.5 है तो बताइए ये कितना होगा। तो 0.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 1.5, और 1.5 को बेटा मैं मल्टीप्लाई करूं अगर 16 से, तो मास कितना आ जाएगा आपके पास, 24। तो बेटा सबसे ज्यादा मास किसके पास आया है, ऑब्वियसली एज यू कैन सी सबसे ज्यादा मास है बेटा ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा मास बेटा ऑप्शन ए में, इजंट इट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई बिलीव कि आपको बात समझ में आई होगी कि आपने काम किस तरह से करना है। और क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर है और आपको आंसर का नहीं पता होगा उस वक्त, तो आप सारी ऑप्शंस बहुत क्विकली करेंगे। तो जो एग्जाम का फॉर्मेट है ना,
एक ए स्टार बच्चा ये अप्लाई कर रहा होगा कॉन्सेप्ट क्विकली, बहुत क्विक मैथ्स कर रहा होगा वो, जल्दी जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, compound X has a composition by mass 63.6 nitrogen and 36.4% oxygen। ठीक है, वो कह रहे हैं व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ X। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो इजी है। नाइट्रोजन है आपके पास और ऑक्सीजन है आपके पास, ये है आपके पास 63.6 और ये है आपके पास 36.4। इसको डिवाइड कर दें आप 16 से, इसको डिवाइड कर दें आप 14 से, तो 63.6 डिवाइडेड बाय 14 ये हो जाएगा 4.54 और ये है 36.4 डिवाइडेड बाय 16 ये हो जाएगा 2.275। 2.275 इज द लीस्ट वैल्यू, डिवाइड कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 4.54 डिवाइडेड बाय आंसर, ये हो जाएगा 1.99, मतलब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका मतलब आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा N2O। तो N2O कहाँ लिखा हुआ है बेटा? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक, question number 15, the table gives the relative formula mass of 4 compound and the mass of each compound present in 1 DMQ। ठीक है, so HCl का जो MR होता है वो 36.5 होता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, और mass of compound in 1 DMQ of solution 3.65 ग्राम। नहीं, अच्छा कंसंट्रेशन मालूम करवा लें, अगेन ट्रायल एंड एरर मेथड सब करना पड़ेगा। देखिए मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ। The table gives the relative formula mass of 4 compounds and the same mass of each compound present in 1 DMQ solution. Which solution has the highest concentration in mole per DMQ? Highest concentration, ठीक है। तो बेटा आपको मास गिवन है, आपको एमआर गिवन है, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये मोल्स आ गए बेटा आपके पास। 3.65 divided by 36.5, so you are going to get 0.1 mole। 0.1 मोल को 1 से डिवाइड करोगे तो बेटा 0.1 मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा, यानी इसकी कंसंट्रेशन ऑप्शन ए की 0.1 है। इसमें देखिए ये हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 98, तो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 98, ये हो जाएगा बेटा 0.1, तो इसकी भी कंसंट्रेशन बेटा 0.1 हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास 2.8 डिवाइडेड बाय 56, तो ये हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 56, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.05। इसको डिवाइड करोगे 1 से तो बेटा ये कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.05 मोल पर डीएम क्यूब। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन देखनी है मैंने, हाँ याद रखनी है ये बात। इसके बाद इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 40, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.15, और अगर मैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा 1 डीएम क्यूब से तो कंसंट्रेशन आ जाएगी विच इज 0.15 मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो डी की है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि विच सैंपल कंटेन द मोस्ट एटम्स। अब विच सैंपल कंटेन द मोस्ट एटम्स, इससे रिलेटेड डिस्कशन है। तो भाई सबसे ज्यादा एटम्स जो है ना वो मीथेन में है। देखो वाटर में टोटल 3 एटम्स हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल 3 एटम्स हैं, ठीक है। मीथेन में बेटा 5 एटम्स हैं, तो सबसे ज्यादा एटम्स किस में है? मीथेन में, तो मीथेन ही आंसर होगा। ये शॉर्टकट टेक्निक है। और HCl में सिर्फ 2 एटम्स हैं,
तो राइट आंसर इज सी। सबसे ज्यादा एटम जो है वो मीथेन में। अलर्ट, द डायग्राम shows the structure of ethene and propene. ये दोनों की दोनों एल्कीन है. Which statement about equal volume of ethene gas and propene gas at RTP is correct? ठीक है जी. वो आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों के दोनों ethene है और आप दोनों में क्या करेंगे. They contain equal number of atoms. बेटा पता ही नहीं है कि मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो मैं एटम्स भी तो नहीं निकाल सकता ना यहाँ से. ठीक है. वॉल्यूम चेंज होगा तो जाहिर सी बात है मोल्स चेंज होंगे, मोल्स चेंज होंगे, एटम्स भी चेंज होंगे. तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया. दे गिव इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न. नहीं जी, यहाँ से 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, यहाँ से 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी. तो जब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट है तो वॉल्यूम भी कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंट मिलेगा, तो बी भी गलत. दे गिव इक्वल मासेस ऑफ इथेन एंड प्रोपेन व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन. अगेन मुझे मोल्स नहीं मालूम तो मैं मास कैसे डिटरमिन कर सकता हूँ. ठीक है. ऑलराइट, इसलिए सी भी गलत. They react with equal masses of bromine. Obviously it is a right answer. इसलिए क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड है और यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है, तो क्योंकि एक डबल बॉन्ड है दोनों में, तो दोनों Br2 से रिएक्शन करेंगे और जो Br2 का मास होगा वो दोनों के लिए सेम होगा. तो यहां लिख देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सेम Br2 is added in both alkenes so same mass is used. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल सा है, कल भी किया था हम लोगों ने. aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrode. The current is constant and the anode is weighed at regular time interval. आपको याद होगा जब कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड लिखते हैं तो एनोड का जो मास है वो हमेशा डिक्रीज होता है विद टाइम, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, और 19 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed using an electrode. Which row shows what happens in this electrolysis and why it happens? तो ऑक्सीजन इज डिस्चार्ज एट एनोड, ये बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है. नहीं, ये गलत बात है. इसलिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है. कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो क्लोराइड आइंस की वजह से क्लोरीन गैस रिलीज होती है. ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन गैस डिस्चार्ज नहीं होगी, क्लोरीन डिस्चार्ज होगी, विच इज व्हाई ए इज द राइट रॉन्ग आंसर. उसके बाद ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द पीएच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, और उसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं, द इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन. दैट्स राइट. एक्चुअली हाइड्रोजन आयन चले जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयंस रह जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस रह जाएंगे तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा. जब सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी पीएच वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो राइट आंसर इज डी. ये बिल्कुल ठीक बात है. और इसकी एक्सप्लेनेशन ये कि एस एच आयन discharged from electrolyte both नहीं, then concentration of hydroxide ion increases. This makes the solution alkaline, hence pH value increases. आपको पता है ना, जब सोल्यूशन अल्कलाइन होता है पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, the energy profile diagram for both the catalyzed and uncatalyzed reactions between nitrogen and hydrogen in the Haber's process is shown.
What is the activation energy for the formation of ammonia in the presence of catalyst? Okay. आपको पता है ये जो प्रोफाइल है ये वाली, ये विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक। लेकिन जब कैटलिस्ट यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, तो ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप का दिखा रहा है, इसका मतलब दैट्स द राइट आंसर। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं लेबल कर देता हूं, ये है विदाउट कैटलिस्ट, और ये है आपके पास विद कैटलिस्ट। Question number 21. Which statement describes the conversion of magnesium atom to magnesium ion? अब जाहिर सी बात है, एटम से आयन बन रहा है और पॉजिटिव आयन बन रहा है, तो पॉजिटिव आयन हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, which is why B is the right answer. When water is liquid, it ionizes slightly. Okay, the forward reaction is endothermic. Okay, ये कल करवाया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगर आपको याद हो। When temperature of water is increased, what changes takes place? तो जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है इसलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर ज्यादा होगी। जब आयनाइजेशन ऑफ वाटर ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, और थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है, which row correctly describes the solubilities of both ammonium sulfate and sodium carbonate in water? आप जानते हैं कि अमोनियम सल्फेट जो है वो भी सॉल्युबल होता है और सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल होता है, बोथ आर सॉल्युबल। ये भी सॉल्युबल है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी चार्ट याद हो, मैंने उसमें लिखवाया है ऑल सोडियम पोटेशियम अमोनियम सल्फेट्स आर सॉल्युबल, मैंने लिखा ऑल सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल, तो ये भी सॉल्युबल और ये भी क्या होगा बेटा, सॉल्युबल होगा। बोथ आर सॉल्युबल एंड देयरफॉर D is the right answer. Question 24. Lead 2 chloride is an insoluble salt. Which two reagents are used to prepare a pure sample of lead 2 chloride? बेटा lead 2 chloride को prepare करने के लिए चलें देखिए, हमने बताया था कि जब insoluble salt होता है तो जाहिर सी बात है वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू बनता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन उस वक्त होती है जब दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाए। तो ये भी सॉल्युबल है और ये भी सॉल्युबल है, और दोनों आपस में रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे, व्हिच इज व्हाई सी इज द राइट आंसर। व्हाई नॉट ए? इसलिए क्योंकि लेड टू कार्बोनेट जो है वो ऑलरेडी इनसॉल्युबल होता है, तो वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर वो प्रेसिपिटेट्स ही बनेंगे। ठीक है, लेड टू ऑक्साइड भी इनसॉल्युबल होता है बेटा इन वाटर, प्रेसिपिटेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। The Haber's process is used to make ammonia. Which catalyst is used in the Haber's process? तो आपको पता है आयरन इज यूज्ड, तो आयरन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 26, सम कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। द टेबल शोज सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स whether they are used as a fertilizer or not, and the reason for this, which row is correct? hmm
अमोनिया तो बेटा एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, अमोनियम सॉल्ट्स फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है और ये भी एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, ठीक है। ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है, is made from the product of the Haber's process and the contact process. Not at all, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो हेबर्स प्रोसेस की जो प्रोडक्ट है अमोनिया, उससे और कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जो प्रोडक्ट है H2SO4, उन दोनों के रिएक्शन से मिलकर बनता है? नहीं। अगर अमोनिया और H2SO4 दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो दे विल टर्न टू अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट बनाएंगे ये। वो कह रहा है अमोनियम क्लोराइड बनता है दोनों की प्रोडक्ट से, तो गलत हो गया। राइट आंसर इज डी, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है और सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो राइट आंसर इज डी बेटा। दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत समझदारी से पढ़ना है आपने एक एक चीज। An atom of which element has the same electronic configuration as an atom of iron of strontium? तो बेटा क्रिप्टन इज द राइट आंसर, ये कल बताया था मैंने आप लोगों को, क्योंकि स्ट्रोंशियम का सिंबल Sr, it is found in group 2 of the periodic table। अगर ये ग्रुप 2 है तो इसका मतलब 2+ चार्ज होगा। अगर 2+ चार्ज है तो बेटा ये हो जाएगा स्ट्रोंशियम 2+, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर अगर आपको याद हो 38 था, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 36 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर भी बेटा कितना है 36, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 36, विच इज वाई क्रिप्टन इज द राइट आंसर, कल भी बताया था मैंने आपको। 28, metals are elements that have similar properties because of their structure. Which statement about metal is correct? Metals are malleable because the layers of atom can slide over each other. That's right, बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है ये, ठीक है। 29, what happens when a strip of silver is immersed in aqueous copper sulfate? बेटा आप जानते हैं कि सिल्वर की रिएक्टिविटी कॉपर से कम होती है, therefore रिएक्शन नहीं होगा, so no reaction occur। 30, 4 metals and hydrogen are arranged in order of decreasing reactivity। ये पोटेशियम, ये एल्यूमिनियम, ये जिंक, ये हाइड्रोजन, ये कॉपर, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो, ठीक है। Which statement about these element is correct? Aluminum is formed when aluminum oxide is heated with hydrogen. Wrong, aluminum की जो extraction है वो bauxite ore के through होती है, ठीक है। उसके बाद है copper displaces zinc from aqueous zinc sulfate। नहीं बेटा ये तो गलत हो जाएगा, कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, वो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। कॉपर इज फॉर्म व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, जी बिल्कुल रिडक्शन हो जाएगी इसकी। 31, iron is extracted from hematite in the blast furnace, coke and limestone are added to the blast furnace, what is the function of the limestone? What is the function of the limestone? लाइमस्टोन का आपको याद है फंक्शन क्या था? वो मोल्ड जो इम्प्योरिटीज होती हैं स्लैग, मोल्टन स्लैग बना लेता है, इजंट इट? याद आया? सो इट डिकम्पोजेस एंड न्यूट्रलाइजेस एसिडिक इम्प्योरिटीज, बिल्कुल सही बात है। ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो सोल्यूशन में मौजूद एसिडिक इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, और ये आपका स्लैग होता है, मोल्टन स्लैग, ठीक है। 32, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस इन्वॉल्व्ड इन द कार्बन साइकिल, व्हिच ऑफ दीज गैसेस में कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है
कार्बन साइकिल का मतलब रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर मीथेन की कंबशन होगी और फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा फूड बनाने में। सो ब्रावो इज द राइट आंसर। ठीक है बेटे। और दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग के लिए दो गैसेस होती हैं, एक मीथेन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से भी देख सकते हैं आप। 32, two statements about water in lakes are given. Fish are unable to live in some lakes because there is insufficient oxygen in the water. ठीक है। उसके बाद fertilizers can be washed into lakes where they can cause eutrophication. What is correct? Both statements are correct and statement 2 explains statement 1. That's right. बिल्कुल सही बात है। जब यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होगा तो जाहिर सी बात है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से फिश जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, एक्वाटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये लिखा है मैंने आपको, तो ए इज द राइट आंसर। 34, अलर्ट रहिएगा। क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन, विच रो इज करेक्ट? क्लोरीन और मीथेन जब आपस में रिएक्शन करते हैं डाइक्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन गैस बनता है। मीथेन एंड क्लोरीन गैसेस आर मिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ये सही है, लेकिन ये प्रोडक्ट गलत है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, तो इसलिए ए और बी दोनों गलत है। अब कॉम्पिटिशन सी और डी के अंदर है। सी और डी की जो इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। कंडीशंस देखते हैं। मीथेन एंड क्लोरीन गैसेस आर मिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, दैट्स राइट। तो सी इज द राइट आंसर। ये नोट्स में लिखा हुआ है आपके पास। विच स्टेटमेंट अबाउट एल्कीन्स आर करेक्ट? दे हैव द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n, ये बिल्कुल ठीक है। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद स्टीम, ये भी बिल्कुल ठीक है। दे बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। 36, X is a branch in hydrocarbon with the ratio of carbon atom to hydrogen atom being 1:2. X has a relative molecular mass of 50. निकालना है आपने MR, तो हम सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, +6 54 आ रहा है इसका। ठीक है, बी में देख लेते हैं। ये आ रहा है 56। सो राइट आंसर क्या होगा? बी। $37। जी हाँ सर। हाँ बेटा, मैं पढ़ा लूं फिर उसके बाद आता हूँ। 37, द रिएक्शन लिस्टेड ऑल इन्वॉल्व्स इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो रही है, इथेनोइक एसिड बन रहा है, लेकिन इसको हम बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्शन करके इथाइल इथेनॉइड बना रहा है, स्टेरिफिकेशन हो रही है। ग्लूकोज से इथेनॉल बन रहा है, फर्मेंटेशन हो रही है। विच रोड करेक्टली डिस्क्राइब्स ईच रिएक्शन? सबसे पहला जो है वो ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो है वो स्टेरिफिकेशन है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा जो है वो फर्मेंटेशन है, तो डी इज द राइट आंसर। 38, इथेनोइक एसिड इज रिएक्टेड विद प्रोपेनॉल, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल एथेनोएट। तो प्रोपाइल एथेनोएट कहाँ लिखा हुआ है? प्रोपाइल एथेनोएट यहां भी है, प्रोपाइल एथेनोएट यहां पर भी है। सही है। अब प्रोपाइल एथेनोएट में स्ट्रक्चर किसका ठीक होगा? मैंने कहा था कि पहले एसिड का पार्ट आता है तो एथेनोएट आइंस ये होंगे,
और फिर अल्कोहल का पार्ट आता है तो अल्कोहल में 3 कार्बन एटम्स होंगे, ये होगा, तो राइट आंसर है सी। अब देखें बेटा, ये याद होना चाहिए आपको, मैंने इसलिए आपको नाम, स्ट्रक्चर, फॉर्मूले सब लिख के दिए कि आपको फिंगर टिप्स पे हो याद, कि आप फॉरन जज करें कि भाई इतना क्विक जजमेंट होना चाहिए कि व्हेन इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल रिएक्ट टुगेदर ऑलवेज प्रोपाइल एथेनोएट इज फॉर्म। तो ये भी प्रोपाइल एथेनोएट है, ये भी प्रोपाइल एथेनोएट है, तो भाई प्रोपाइल में 3 कार्बन एटम्स होंगे, इसने 2 दिए, ये गलत हो गया, ठीक। प्रोपाइल में 3 कार्बन एटम्स हैं, ये ठीक है, ये सही हो गया। ऑल राइट, क्वेश्चन 39, द डायग्राम शोज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर, ठीक है, विच टाइप ऑफ पॉलीमर डज इट रिप्रेजेंट्स। बेटा आपको पता है ये अमाइड लिंकेज है, तो अमाइड लिंकेज हमेशा किसके अंदर होता है, ए में, पॉलीअमाइड कहते हैं इसको, ठीक। उसके बाद 40, और बेटा ये रिपीट हुआ, तो इसका आंसर बेटा एडिशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपके पास बॉन्ड कंटिन्यूएशन है ये वाली, इसमें कोई अमाइड लिंकेज नहीं है, कोई एस्टर लिंकेज नहीं है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एडिशन पॉलीमर है। और जाहिर सी बात है इस पॉलीमर्स का जो मोनोमर है उसमें बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो ये रहा, और ये जो CH2CH3 है इसको एग्जामिनर ने C2H5 करके लिखा है, ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है। ऑलराइट, सो ये भी ठीक हो गया आपका। कोई चीज ऐसी जो आपने पूछनी हो बच्चे? क्वेश्चन 9 दोबारा से बताना, 1 मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन 9 दोबारा से बता देता हूँ बेटा। उप्स, बेटा देखें, गौर से सुनिएगा, ये कॉपर की रॉड है और ये ग्रेफाइट की रॉड है, और दोनों के दोनों सॉलिड हैं। आप जानते हैं कॉपर जो है वो मेटल है, और मेटल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रेफाइट में भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट होगी। तो बी भी ठीक हो सकता है, सी भी ठीक हो सकता है, डी भी ठीक हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी सी डी में कॉम्पिटिशन है। लेकिन मसला ये है कि दोनों के दोनों सॉलिड्स हैं, जब दोनों सॉलिड्स होंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में आइंस तो नहीं होंगे ना। आपको पता है ग्रेफाइट के अंदर कभी भी आइंस नहीं होते, कार्बन आइंस नहीं होते ग्रेफाइट में, व्हिच इज व्हाई बी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। ऑल राइट गाइस, आर वी डन? कोई भी प्रॉब्लम हो, रिकॉर्डिंग्स चाहिए हो, यासिर भाई से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो विद अ न्यू पेपर। हमने नवंबर सीरीज कंप्लीट कर लिया 2020, विल स्टार्ट जून 2020 सीरीज टुमारो। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।